नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा डिवाइड एंड रूल की। फूट डालो राज करो नीति की, जिसका इस्तेमाल कर 200 आए थे अंग्रेज और आखिरकार 200 साल तक हमारे देश पर, हिंदुस्तान पर राज करके वो फिर चले गए। देश तकसीम भी हुआ इसी नीति के चलते। लेकिन आज इस नीति की चर्चा क्यों? क्योंकि दरअसल 3 समानांतर धाराएं बहती दिख रही हैं। 2024 के चुनाव की अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 4 पर ज्यादा चर्चा हुई। 3 हिंदी पट्टी के राज्य बीजेपी की झोली में गिरे, वहां पर कमल खिला। जबरदस्त जीत हासिल की बीजेपी ने। कांग्रेस को कॉन्सोलेशन प्राइज मिला तेलंगाना में जीत की बदौलत। अब तेलंगाना, दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये हिंदी पट्टी उत्तर भारत के राज्य। और उसके बाद नॉर्थ साउथ डिवाइड की बातें होने लगी कि दक्षिण में विपक्ष मजबूत है। दक्षिण में अब कहीं भी किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। उत्तर में परचम उनका लहरा रहा है। और इसमें कुछ बयान और डाल दिए गए, तो ये खाई क्या और चौड़ी करने की कोशिश की जा रही है, और कौन कर रहा है यह भी देखने और समझने की जरूरत है। सेंथिल कुमार, डीएमके के सांसद, वो कहते हैं कि बीजेपी तो वहां जीतती है जहां पर गौमूत्र वाले राज्य हैं। गौमूत्र का उन्होंने जिक्र किया। फटकार भी पड़ी पार्टी के अध्यक्ष तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से, और बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन तेलंगाना में जहां कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां एक और बयान आया। बयान किसने दिया? रेवंत रेड्डी, जो अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वहां पर उन्होंने कहा, मेरा डीएनए तेलंगाना, केसीआर का डीएनए बिहार, ये बिहार से हैं, कुर्मी जाति से हैं। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। रेवंत रेड्डी ये भूल गए कि जो इंडिया गठबंधन की बानगी बनती दिखती है, कभी बिगड़ती दिखती है, यह विपक्षी खेमा है। और इसकी शुरुआत, वो खाका खींचने की शुरुआत दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही की। उनका डीएनए किसका है? और आपका उनसे बेहतर है क्या? वो कुर्मी भी हैं। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है? और सनातन धर्म पर 3-4 महीने पहले जबरदस्त बवाल हुआ था। डीएमके, एआईएडीएमके भी हो, उनकी राजनीति कुछ और चलती है वहां पर। लेकिन हिंदी पट्टी की राजनीति सनातन धर्म पर भी आधारित है। बहुत कुछ बैकएंडिंग करने की कोशिश की। इंडिया की रैली तक नहीं होने दी। साझा रैली होने वाली थी भोपाल में, कमलनाथ ने, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते भी दिखाई दिए। लेकिन आखिरकार लगभग 100 सीटों के अंतर से उन्हें मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी धारा जो चल रही है वो हिंदू मुसलमान की। ये नया नहीं है, ये पहले भी चली, लेकिन फिर मजबूती से ये अवतरित होती दिख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस ने बाकायदा मुस्लिम मैनिफेस्टो जारी किया। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने ताल ठोकी कि ये जो 4% इनको आरक्षण दे रखा है तेलंगाना में, हमारी सरकार बनी तो हम वो आरक्षण खत्म कर देंगे। और हिंदी पट्टी की अगर मैं बात करूं, खास राजस्थान में जहां ध्रुवीकरण कार्ड नहीं खेला गया था, वहां खेला गया इस बार। कन्हैया लाल की हत्या एक बड़ा मुद्दा बन गई, और यह कानून व्यवस्था का मसला बनकर नहीं रह गया। इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने में बीजेपी कामयाब रही, और कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था। तो कानून व्यवस्था से दरअसल यह मसला ध्रुवीकरण की ओर चला गया। और इसमें भी कोई अचरज की बात नहीं कि बीजेपी ने इन चुनाव में 4 महंतों को टिकट भी दिया, और वो जीत कर भी आए। बाबा बालकनाथ तो खैर सांसद थे, विधायकी का चुनाव उन्हें लड़ाया गया। बाल मुकुंद आचार्य हवा महल से चुनाव जीते, और चुनाव जीतते ही
जो मांस बेचने वाली दुकान थी, मीट शॉप्स सड़क के किनारे जो बेचते थे, उनके खिलाफ एक अभियान चलाने का आह्वान भी कर दिया, चुनौती भी दे दी, ये सब हटाना होगा। ये बात और है कि पूरा दक्षिण भारत देख लीजिए, पूर्व में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पश्चिम में महाराष्ट्र, राजस्थान में भी राजपूत, ये सब मांस खाते हैं। और आज हमारे जो पैनल पर लोग हैं, मैं उनसे ये पूछने भी वाला हूं, पर यह बात बाल मुकुंद आचार्य कह रहे हैं, इन्होंने तो इस चुनाव को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच भी करार दे दिया था। इसके अलावा महंत प्रतापपुरी पोखरन से चुनाव लड़े और जीते, और ओटाराम देवासी ये सिरोही से चुनावी मैदान में उतरे थे बीजेपी के टिकट पर, और ये भी जीत गए। और 80-20 का नैरेटिव तो लगातार चलता ही है। तो एक राजनीति ये भी, और मुसलमानों में भी क्या विपक्ष के अंदर खाने एक आशंका भी घर करने लगी है। मैं क्षत्रपों की बात कर रहा हूं। मुसलमान 80 के दशक तक बाबरी मस्जिद ढहाए जाने से पहले वो एक मुश्त कांग्रेस के साथ रहते थे, लेकिन उसके बाद वो क्षत्रपों के पास छिटक गए। अब कांग्रेस के पास ये जाने लगेंगे तो अखिलेश यादव को दिक्कत होगी क्या, तेजस्वी यादव को दिक्कत होगी क्या, या ममता बनर्जी भी परेशानी महसूस कर रही हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। और फिर आ जाती है बात जाति की, देश की कड़वी हकीकत जाति। हम जाति विहीन समाज की परिकल्पना करते रहते हैं, वो सपना संजोते रहते हैं, लेकिन जब जाति कमजोर होती दिखती है, फिर कोई न कोई जिन बोतल से बाहर निकाल दिया जाता है। और अब जातिगत जनगणना बिहार ने वो करवा दी, और बाकायदा उसकी बिना पर आरक्षण का ऐलान भी कर दिया है सरकार ने। और अब कांग्रेस कह रही है, या थी मैं कहूं, कि भाई हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बन गई तो हम जातिगत जनगणना वहां भी कराएंगे। अब सरकार तो बनी नहीं, लेकिन जातिगत जनगणना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जितनी आबादी उतना हक, ये नारा बुलंद करते घूम रहे हैं राहुल गांधी। उधर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी खुद मैदान में उतरे और उन्होंने जातियों की एक नई परिभाषा भी कर दी। वो कहते हैं बस जाति 4 है। शुरुआत उन्होंने गरीब की जाति से की थी। जातिगत जनगणना जब ऐलान हुआ, जब आंकड़े सामने आए 2 अक्टूबर के, उसके 2-3 दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी जाति तो गरीब जाति है। और सही मायने में अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया जरिया गरीब कल्याण है। अब उसमें उन्होंने महिला, युवा और किसान भी जोड़ दिए। तो यह भी एक लड़ाई चल रही है। क्या विपक्ष चाह रहा है कि जाति के आधार पर लोग वोट करें, वो हिंदू बनकर वोट ना करें? तो कमंडल और मंडल की राजनीति भी आमने सामने मुंह बाए खड़ी है क्या? और बीजेपी चाह रही है कि हिंदू हिंदू बना रहे। इसीलिए अब ये 4 नई जातियों की बात हो रही है, गरीब, महिला, युवा और किसान। पर इससे किसका कल्याण हो रहा है? राजनीतिक नफे नुकसान का ही ये सारा खेल है, या समाज के भीतर दीवारें, खाई, पाट? आने वाले दिनों में ये 3 समानांतर धाराएं जो चल रही हैं, उसके चलते क्या और बढ़ेंगी और इसी की फसल काटी जाएगी? प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा वो अपने अहंकार, ये विपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहे, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से जा नहीं सकती। तो विभाजनकारी ताकत बता रहे हैं विपक्ष, खास कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी। पर खेल चल रहा है, कौन चला रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, फूट डालो, राज करो। ये गोरे चले गए, अब राजनीतिक दल इसी को अपनाने लगे हैं क्या? और 24 की लड़ाई बंटवारे पर आई कि समाज को बांटो, जातियों में बांटना है, नॉर्थ साउथ करना है, हिंदू मुसलमान करना है क्या? चर्चा में मेरे साथ आरएसएस से जुड़े हैं सौरभ मालवीय जुड़ गए हैं,
कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका में हैं अभय दुबे, आरएलजेडी के महासचिव उनके मुख्य प्रवक्ता माधव आनंद, केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, वो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, और दो वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बंटवारे की राजनीति फिर से हावी होती दिख रही है, अगर मैं ये कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं क्या सौरभ? संदीप जी, देश में जाति धर्म आधार पर वोट बैंक की राजनीति इस भारत ने लगभग 70 वर्ष से लगातार देख रहे। ऐसे में एक दौर आता है और जाति धर्म को छोड़कर, वंश छोड़कर विकास की राजनीति का एक नारा सामने आता है 2014 में। और विकास के बाद 2019 में तक आते आते विश्व पटल पर भारत गौरवशाली वैभवशाली बनकर उभरता है। ऐसे में जब पूरा देश इस वंशवाद, परिवारवाद और जाति से बाहर निकल के विकास को देखता है, समझता है, स्वीकारता है, मानता है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और दक्षिण से पश्चिम से लेकर पूरब तक यह पूरा देश विकास के नारे के साथ चल पड़ता है। उसी का परिणाम 2014-2019 प्रचंड बहुमत दिखता है लोकतंत्र की आस्था के प्रति। बाद में राज्यों में भी लगातार ये सारी चीजें दिख रही हैं। जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आएंगी जिसमें गठबंधन के नारे निकलेंगे, तोड़ने के नारे निकलेंगे, और धर्म आधारित, मजहब आधारित और इंडिया गठबंधन के नारे जो आप अक्सर बोलते हैं, कहते हैं, पूछते हैं, उस तरह के नारे भी आएंगे। तो बीजेपी तो ये खेल करती ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जातिवाद से दूर हटकर विकास की राह पर चले। 27 हमारे पिछड़ी जाति के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। जाति जब आप इस्तेमाल करें तो वो जातिवादी राजनीति नहीं। जातिगत जनगणना की विपक्ष बात करने लगे तो आपको लगता है कि जातियों में फिर से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। बिल्कुल नहीं संदीप जी, एकदम नहीं संदीप जी। समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व समाज के लिए बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है मुख्य धारा में लाने के लिए। इसलिए यह प्रतिनिधित्व अति आवश्यक है। आप देखिए भारत की राजनीतिक दलों की स्थिति में केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी दल है जहां पर पूरी तरह 33% आरक्षण है और सभी वर्गों का सीधा प्रतिनिधित्व है। सभी वर्गों का सीधा प्रतिनिधित्व है। कितने सांसद हैं आपके जो मुसलमान हैं? वही आप 16-17%, 18% आबादी है। कितना प्रतिनिधित्व? मैं सवाल ऐसे ही जानना चाह रहा हूं। हाँ है ना, बिल्कुल हम इसका जवाब दे रहे हैं आपको। हम बता रहे हैं जो जिताऊ कैंडिडेट है, जहां जीत सकते हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट है वहां होना स्वाभाविक है। नहीं तो चयन करते हैं। बहुत सारे फोरम पर प्रवक्ता हैं, महासचिव रहे हैं, कार्यालय प्रमुख रहे हैं, तमाम ऐसे मंत्री रहे हैं। कितने विधायक हैं? चलिए सांसद छोड़ देते हैं तो इसलिए इसे नहीं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कितने विधायक चुनकर आए मुस्लिम समुदाय से बीजेपी में? संदीप जी, केवल आप जनप्रतिनिधियों की ही बात न करें। अच्छा, प्रतिनिधित्व क्या होता है? रहने वाले नहीं, इसके अलावा भी है ना, वही बता रहा हूँ। बहुत सारे दल है, फोरम है, कई विद्यालय के कुलपति हैं। आप कहाँ गिनेंगे? अनेक भरे पड़े हैं। क्यों? इसलिए कि ये संप्रदाय के लिए, जात के लिए और पंथ और मजहब की बात नहीं। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास है, सबके लिए काम करना है, योजनाएं सबके लिए लागू हो रही हैं। कहाँ उसमें देखा जा रहा है? ये वाले के चश्मे गड़बड़ है। प्रतिनिधित्व आपने शब्द इस्तेमाल किया था। 80-20 की लड़ाई, पाकिस्तान में चुनाव, भारत और पाकिस्तान के, राजस्थान में चुनाव, भारत पाकिस्तान मैच है, ये तमाम बातें चलती हैं। नहीं, हाँ स्वाभाविक ये बातें चलती है। बातें किस आधार पर आती हैं? ये बात तो तब आती है कि आप सच्चर कमेटी को देखिए।
आप यूबीए पार्ट 2 की रिपोर्ट उठा के देखिए, सक्सेस कमेटी की रिपोर्ट, उनके सरकार में क्या होती है कि भारत के मुसलमानों की स्थिति क्या होती है, उस दर्द को वहां उनकी बात को नहीं आप रेखांकित वहां करिए, वहां देखिए। यहाँ तो कह रहे हैं कि दुनिया भर में जहां भी जो भी मुस्लिम देश और मुसलमान रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे सुरक्षित, सबसे सुकून का कोई मुल्क है और कोई स्थान है, वो भारत है, और भारत की तरफ देख बात रहे हैं। बात पर पाकिस्तान भेजने के लिए भी कहा जाता है कि पाकिस्तान भी भारत चले में जाओ। आना चाहता है। पाकिस्तान की भी रिपोर्ट देख लीजिए, पाकिस्तान की हालात देख लीजिए, पाकिस्तान के विकास देख लीजिए, वो भी भारत के तरफ मुख लेके खड़े हैं कि वहां से सहयोग मिले और हम सुकून से रहे। वहां के भी आवाम, वहां की भी जनता पीड़ित है, वहां से यहाँ की तरफ आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो मुद्दा ये नहीं है, प्रश्न आपका ये उस तरफ से है कि बांटने की बात नहीं है, यहाँ तो विकास की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, बांटने की बात नहीं हो रही। नहीं, अभी इसी पर रहते हैं। अबे दुबे, विकास की बात हो रही है या बांटने की बात हो रही है? आपके मुख्यमंत्री अब चुने गए हैं रेवंत रेड्डी, वो डीएनए की, तेलंगाना डीएनए और बिहार का डीएनए, और केसीआर तो बिहार के हैं और कुर्मी हैं, भूल गए नीतीश कुमार भी बिहार के हैं, कुर्मी हैं, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड करने लगे। ये उत्तर दक्षिण के डिवाइड का प्रश्न नहीं है, उत्तरदायित्व का प्रश्न है, जिससे भारतीय जनता पार्टी मुंह चुराना चाहती है। रेवंत रेड्डी जी ने जो संदर्भ दिया है वो केसीआर जी के संदर्भ में कहा है कि वो चूंकि बिहार से हैं और उनसे बेहतर मैं हूं, ये एक तुलनात्मक बात कही। और वो पीयूष कुर्मी गोयल है। जी को नहीं सुना क्या? कुर्मी पीयूष गोयल जी को नहीं सुना आपने सदन में? अप्रैल 22 में इतना घृणित बयान दिया। मनोज झा जब बात कर रहे थे तो बीच में खड़े होके बोलते इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। अरे बिहार क्या नकारात्मकता का राज्य है क्या? क्या वहां अराजकता है जो आप इस बात को, और उन्होंने शिकायत भी की। प्रधानमंत्री जी ने कभी क्षमा नहीं मांगी। उनके आयोग जिसके वो अध्यक्ष है, नीति आयोग, उन्होंने रिकॉर्ड पर यह बयान दिया। उन्होंने जामिया मिलिया के कार्यक्रम में ये कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कारण पूरा देश पिछड़ रहा है और दक्षिण के राज्यों ने ज्यादा तरक्की की। तो क्या वो ये डिवाइड करना चाहते थे? जब ये हमसे सनातन का सवाल जो प्रश्न मांगते हैं कि आपने अपमान किया हमारे सहयोगी गठबंधन को, तो फिर प्रधानमंत्री जी क्षमा मांगिए ना। संजय निषाद ने तो आजाद भारत के इतिहास में भगवान राम पर इतनी घृणित बात की, माता कौशल्या और दशरथ जी के संबंधों पर इतने घृणित बात की, कहा कि राम पुत्र ही नहीं है उनके। तब प्रधानमंत्री जी ने ना क्षमा मांगी ना संजय निषाद से प्रश्न किया। जितन राम मांझी जिनको गले लगा रहे हैं 38 गठबंधन के दलों का साथ फोटो खिंचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, एक बार पूछा उन्होंने राम के अस्तित्व को न सिर्फ इनकार कर तो दिया, आप भी तो चुप्पी साध जाते हैं। वो तो एमके स्टालिन फटकार लगाते हैं, माफी मांगते हैं, तब सेंथिल कुमार वो कहते हैं कि वो गौमूत्र वाले राज्यों में ही जीतती है बीजेपी। वो आपके सहयोगी है ना, और आपने मुंह पर पट्टी बांध ली थी। तो ये राजनीति मतलब सूत जहां करे वहां चलने दो, ये खेल हो रहा है ना। प्रधानमंत्री जी क्यों मुंह सीड़ लेते हैं फिर? जब शनबोर सुल्लई उनका और मरावी जो मेघालय का अध्यक्ष है वो कहता है हम गाय का मांस खाते हैं, और ये सब बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि ये मैसेज नहीं जाए कि बीजेपी गाय का मांस नहीं खाती। ये रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट है। इनके केंद्रीय मंत्री रिजिजू कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, मैं खाता हूं गाय का मांस, ये इंटरव्यू में कहते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी अपमानित नहीं होती इसके लिए। आपने भी संतो महंतो का उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे रही। अरे इसका भी उदाहरण दीजिए। बीजेपी, ये सवाल तो मैंने पूछ लिए, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साध ली थी सेंथिल कुमार के बयान? कोई चुप्पी नहीं साधी। पहले दिन से हमने कहा कि हम सनातनी हैं, सनातन का सम्मान करते हैं। जो संत महंत को टिकट नहीं दे रही भाजपा, सैफुल्ला फारूक दुर्द, गौमूत्र वाले राज्यों में बीजेपी जीतती है। अरे तो मैंने कहा इससे बड़ा अपमान तो उन्होंने किया गाय का मांस खाकर। हम अब अपमान किसने किया? वो उस डिग्री में जाने लगे पर सीधा बयान की निंदा नहीं की, भर्त्सना नहीं की। यहाँ अंतरे वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान दिया है या कांग्रेस नेताओं ने नहीं दिया है। एक और बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं, भाजपा ने रिकॉर्ड पर आतंकवादियों को टिकट दिया। सैफुल्ला फारूक पंडितों का हत्यारा 10 साल जेल काट कर आया। अजहर मसूद का शिष्य पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली 1 साल, उसको वार्ड नंबर 33 से अमित शाह साहब ने टिकट दिया। तारिक अहमद मीर जो घोषित पाकिस्तान का आतंकवादी, उसको विधानसभा का टिकट दिया।
तालिब हुसैन अमित शाह साहब का मंच साझा करता है, तो ये संतों महंतों को नहीं, आतंकियों को भी टिकट देते, सत्ता की भूख मिटाने के लिए। सत्ता सर्वोपरि है इनके लिए, और इनके लिए कोई आप कानून व्यवस्था का जो मामला जिसे आप आसानी से सुलझा सकते थे, कन्हैया लाल का मुद्दा ध्रुवीकरण का, हत्या का मुद्दा ध्रुवीकरण का मसला भी बन गया। आप मुसलमानों के लिए अलग से मुस्लिम मैनिफेस्टो की घोषणा भी करते हैं तेलंगाना में, तो बीजेपी इनका इस्तेमाल नहीं करेगी क्या? संदीप चौधरी जी, एक बार देश के, देखिए हम तो ध्रुवीकरण नहीं करते, एक बार देश के प्रधानमंत्री जी से किसी ने सवाल पूछा होता कि कन्हैया लाल जी की हत्या के पहले हूबहू किशन भारवाड़ की हत्या उनके अहमदाबाद में हुई, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी हत्या कर दी जाएगी, गला काट के उसको जेल भेज दिया, वो जमानत पर छूट कर आया, बच्ची पैदा हुई, वो उसका चेहरा देखना चाहता था, घर जाने के पहले उसका कत्ल कर दिया, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, और यहां बैठकर बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि ध्रुवीकरण करना है। वहां राहुल कह रहा है बनासकाठा का कि हमारे यहां 3 दिन तक पेट्रोल बम मारकर पलायन करा दिया गुजरात में, लेकिन वहां पर यह संदर्भ खड़ा नहीं होता है कि ये तुष्टीकरण मुस्लिम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुखोटा लगा के रखती है। अभय, तुष्टीकरण की बात की नहीं, अभी उन्हीं अभय से बात कर रहा हूं। 80 के दशक में मैं स्कूल में होता था, पर वो नारा आज भी याद है कि ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ना जात पर ना पात पर। और अब आप जातियों की जनगणना कराते घूम रहे हैं, अपने राज्य में कभी नहीं कराई। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो कराया था 2011 का, वो भी कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। तो ये भी आप जातियों को बांटकर राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वो जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर नारा इसलिए था कि हम जातियों के डिस्क्रिमिनेशन को, छुआछूत को लंबे समय से हम एड्रेस कर रहे थे, लेकिन सामाजिक न्याय एक आंदोलन है। हमने कहा 2011 की जनगणना का जिक्र आपने किया, हाँ हमने कराई थी जातिगत जनगणना। अप्रैल 2014 में हजारों एक्सेल शीट रजिस्ट्रार जनरल को दी हमने, हमारी सरकार बदल गई, इन्होंने छुपा तो दी, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया मोदी 2013 में जातिगत जनगणना नहीं गए थे कराऊंगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं में कि इसे सार्वजनिक किया जाए या नहीं, वो बात बताना भूल गए आप। संदीप चौधरी जी, रजिस्ट्रार जनरल को हमने वो जब रिपोर्ट सौंपी, हमारी सरकार, एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती, 11 से 14 ये लोकसभा में मोदी सरकार ने जवाब दिया, हमने नहीं जवाब दिया कि वो हजारों एक्सेल, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में पढ़ लीजिए, इन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनागरिया की कमेटी बनाई, और एफिडेविट में लिखते हैं कि 5 साल तक ना उसका सदस्य बनाया ना मीटिंग की, ताकि वो जारी कर पाते। आज भी हम कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट कम से कम जारी कीजिए, सही है गलत है देश के सामने तो आए, वो डेटा तो आए कम से कम। माधव आनंद, आप तो युवा हैं, ये फिर से चाहे वो ध्रुवीकरण हो, वो जातियों की बात हो, नॉर्थ साउथ डिवाइड भी आ गया। मतलब हम किस हद तक, हम का मतलब राजनीतिक दल किस हद तक जाएंगे समाज को बांटने के लिए कि बस वोट मिल जाए? खेल यही हो रहा है या मैं ज्यादा तीखा हो रहा हूं इस तरह की बात करके? संदीप जी, देखिए हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और मुझे लगता है कि जितनी बातें विकास पे होनी चाहिए, और विकास पे ही अगर हम लोग फोकस रखें, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, और सभी दल उस पर अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस को भी इसका फ़ायदा जैसो मिलेगा। अब तुष्टीकरण की बात हम लोग करते हैं या डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी की बात करते हैं, तो तुष्टीकरण की नीति का पोषक कौन है? तुष्टीकरण की नीति का सबसे बड़ा पोषक तो कांग्रेस रही है, ये सबको पता है। और अभी भी कांग्रेस, कहा जाता है कि समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग रणनीति चेंज करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने रणनीति को चेंज नहीं कर रही है। आपने कहा संदीप जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार में देखिए जातिगत गणना करवाई गई, आपने ध्यान दिया होगा कुछ दिन पहले बिहार में 2 कैलेंडर जारी किया गया, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसके लिए छुट्टियों का अलग कैलेंडर, जो हिंदू भाई हैं उनके लिए अलग कैलेंडर। आप अनुमान लगा सकते हैं कि तुष्टीकरण कहां हो रहा है संदीप जी? प्रधानमंत्री जी ने एकदम सही कहा कि पूरे देश में 4 ही जाति है। गरीबी कहीं भी हो, मैं कहता हूं वो फॉरवर्ड क्लास में हो, बैकवर्ड क्लास में हो, ईबीसी में हो, ओबीसी में हो, कहीं भी हो, जातिगत जनगणना का समर्थन तो आप भी कर रहे हैं, बीजेपी भी बिहार में कर रही है, केंद्र में सुर कुछ और, राज्य में सुर कुछ और। संदीप जी, जातिगत गणना का समर्थन हम लोगों ने इसलिए किया कि सरकार के पास वो डेटा होनी चाहिए कि आखिर समाज में जो भी वर्ग हैं उसमें कहां-कहां पिछड़ापन है, के पास डेटा ना हो, आर्थिक रूप से बिहार सरकार के पास हो, लेकिन जातिगत
ये कौन सा मिनट। इंसाफ है? मतलब राज्य रखे आंकड़े, केंद्र नहीं रखे। नहीं बिहार, नहीं संदीप जी, बिहार सरकार ने में जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जातिगत गणना का हम लोगों ने समर्थन किया था, क्या आपको लगता है आदरणीय नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी उसका सदुपयोग कर रहे हैं? उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। आप उनकी मंशा को समझने की आवश्यकता है। अगर आप विकास पुरुष हैं, आप कहते हैं मैंने बहुत विकास बिहार में किया, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आप तुष्टीकरण की राह पे तो खुद चल रहे हैं। लगातार हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टियां कमी की जा रही है और वहां आप छुट्टियां बढ़ा रहे हैं। तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है? तुष्टीकरण तो सबको पता है, इंडिया गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की नीति के राह पे चल रहे हैं। हमने सारी तुलना की थी, 60 छुट्टियां थी, 60 की 60 रखी गई हैं। अब ये जानबूझकर उसमें भी धर्म को लाया जा रहा है। तो यही तो ध्रुवीकरण है। संदीप जी देखिए, यही तो बांटने की राजनीति का एक पहलू ये भी है। सरकार इस संदीप जी, अगर सरकार अपनी कमियों को दूर कर ले, मैं यही कहता हूं समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग आदमी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को या व्यक्ति को अपने रणनीति को जैसे चेंज करने की आवश्यकता होती है। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोग अपने रणनीति को चेंज नहीं कर रहे हैं, लगातार उसी राह पे चल रहे हैं। अच्छा, जो पहले मतलब आप गलती ये थी, समझाना चाह रहे हैं अभी भी कर रहे हैं कि देखिए हमने रणनीति बदल ली, अब हम जातियों की बात नहीं करते। नहीं तो ओबीसीआइजेशन हो गया था बीजेपी का, पूरा आप गिनती गिनवाते थे कितने मंत्री क्या क्या और क्या क्या नहीं। अब जातियां हो गई गरीब, महिला, युवा और किसान। तो आपने रणनीति बदल ली, आप ये कह रहे हैं? अच्छा संदीप जी, मैं कह रहा हूं कि गरीबी किसी भी जाति में हो, महिला किसी भी वर्ग की हो, किसान किसी भी वर्ग का हो, चाहे कोई अपर कास्ट का हो या मान लीजिए बैकवर्ड क्लास का हो, ओबीसी का, तो सभी जातियां का तो सम्मेलन हो ही गया उच्चार में। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप ही के बात को उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि पूरे जातियों को 4 में बांट दिया। तो उसमें क्या कठिनाई है? प्रधानमंत्री जी की यही तो व्यापक सोच है। आप जाति पाति में बांटने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं गरीबी कहीं भी हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी समुदाय में, गरीबी को गरीबी ही कहेंगे। किसान भाई की समस्याएं जो है, चाहे किसी भी समाज का किसान भाई हो, अगर वहां समस्याएं हैं तो समस्याएं हैं। तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी व्यापक रूप से सोचने का काम कर रहे हैं। उनकी मंशा एक ही है कि समाज के सभी वर्गों का विकास हो, और विकास की कोई जाति राज नहीं होती है। संदीप जी, अगर रोड बनता है तो समाज के सभी वर्ग रोड यूज करते हैं। अगर कोई भी कारखाना जाति नहीं होती, धर्म होता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, धर्म होता है। ये फिर से मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई फिर से उभरती दिख रही है। और ये मैं कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम में ऐसे मुद्दे पर पिछले 5-6 महीने से कर रहा हूं, ये आप भी इसके गवाह हैं। संदीप जी देखिए, कितनी भी कोशिश कर लें इंडिया गठबंधन के लोग, मुझे लगता है आज के डेट में, जो आप भी इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि अब जनता। अच्छा संदीप जी, मैं अभी बिहार से होके आया हूं, लगभग मैं 10 दिन से बिहार में था। मैं आकलन किया, लगभग 2-3 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में मुझे जाने का मौका मिला। मैं यही आकलन कर रहा था कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जातिगत गणना करवाई, उसका क्या असर है। लोगों ने क्या कहा कि कौन सी जातिगत गणना, कहां जॉब है, उस आरक्षण का लाभ कैसे मिल जाएगा। यानी सबके मन में यही कंसर्न था कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का काम किया गया। अगर आपकी मंशा अगर सही रहती, अगर सोच अगर अच्छी रहती और उसके, हाँ नहीं, सोच की बात तो ठीक है। ऐसे तो फिर अब तक 10 साल होने को आए, 20 करोड़ रोजगार भी मिल जाने चाहिए थे, वो नहीं मिले। तो चीजों में तब आप कहते हैं कि वक्त लगता है। पर केसी त्यागी, इतना लंबा तजुर्बा है आपको राजनीति का, ये फूट डालो राज करो, इसी पर राजनीति फिर से हमारी सिमटती दिख रही है। वो एनडीए की बात हो चाहे इंडिया की, दोनों पर ही लागू होता है ये। देखिए संदीप जी, एक तो आदर्श बहुत कमजोर पड़े हैं इस बीच, और चुनाव जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे। मुझको एनडीए में रहते हुए जॉर्ज साहब का वो स्टैंड याद है। जब हम एनडीए ज्वाइन कर रहे थे तो जॉर्ज साहब इसके कन्वीनर बने, लेकिन उन्होंने अटल जी अडवाणी जी से कहा कि भाई उन मुद्दों का क्या होगा जो उन मुद्दों पे हमारी आपकी राय अलग है। कश्मीर में आर्टिकल 370, हमारी आपकी राय अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपकी हमारी राय अलग है। राम मंदिर का निर्माण हो और ये मामला अदालत के अंदर पेंडिंग है, अदालत जब तक फैसला ना करे इस पे कुछ नहीं होना चाहिए, इस पर हमारी आपकी राय अलग है।
तब हमने एनडीए ज्वाइन किया था। और जब तक अटल बिहारी अडवाणी एरा रहा, ना तो आर्टिकल 370 का जिक्र हुआ या यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हुआ, और राम मंदिर और जन्मभूमि का मामला, बाबरी मस्जिद का कोर्ट जो तय करेगा वो हम माने। उसी बीच में गुजरात का वो मैसेकर होता है गोधरा वाला, ऑल पार्टी डेलीगेशन में मुझे भी जाने का मौका मिलता है। तो प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री थे और उनका वक्तव्य सुर्खियों में है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जो कार सेवक मारे गए बोगी के अंदर, उसके रिएक्शन में 1200 लोग एक रात में मारे गए और पुलिस जो है, प्रशासन चुपचाप देखता रहा। फिर हम आए शहर के अंदर भी, पुलिस कमिश्नर से भी हमने पूछा कि आपने कोई काम क्यों नहीं किया। तो ये प्रक्रिया गोधरा के बाद शुरू हुई। 2004 में मैं एनडीए का कैंडिडेट था, मेरे यहाँ मोदी जी का कार्यक्रम लगने वाला है ऐसा करके प्रचार हुआ, और कुछ जत्थे जनसंघ के और बीजेपी के मित्रों को मैं पहचानता हूं कि लंबे समय तक हमने काम किया, जेल में भी साथ रहे। कुछ अनआइडेंटिफाइड क्राउड था जो कह रहा था कि हिंदू हृदय सम्राट आ रहे हैं। तो बीजेपी का जो स्थापित नेतृत्व था उससे भी अलग कुछ लोग थे। नहीं नहीं, जो आप नारे अलग से अतीत में लगाते तो थे। चले गए। पूरा वही हुआ है। 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड या राम मंदिर को लेकर देश में एक बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है। अब सॉफ्ट हिंदुत्व करना पड़ रहा है विपक्ष को भी। मेरा सवाल ये है कि ये फूट डालो राज करो की जो नीति है, ये फिर से मुंह उठाने लगी है क्या? वो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया डिवाइड, रेवंत रेड्डी कहते हैं कि जी कुर्मी है डीएनए केसीआर का, बिहार का डीएनए है, मेरा डीएनए तेलंगाना का है। जो बयान सेंथिल ने दिया मैं उसकी भी निंदा करता हूं, जो बयान अब आया है वहां से तेलंगाना में उसकी भी निंदा करता हूं। लेकिन ये सच भी तो है भाई, विंध्याचल के पार बीजेपी नहीं है जो टूटे। कर्नाटक उनका सबसे बड़ा गढ़ था, पिछली बार वो नंबर 2 थे वहां पे वोटों के हिसाब से तेलंगाना में। पर गौमूत्र जैसा शब्द इस्तेमाल कर, गौमूत्र राज्यों में बीजेपी जीतती है, फिर वही सनातन धर्म के अपमान की बात जुड़ जाती है। यही तो राजनीति आती है, वही जुड़ जाता है हिंदू मुसलमान से। भाई हम और हमारी पार्टी और हमारे नेता तो ये काम करते नहीं है, आप तो हम लोगों के बारे में जानते हैं। अब डीएमके का कोई नेता एक बयान देता है, उससे नीतीश कुमार का क्या वास्ता है या राहुल गांधी का क्या वास्ता है, सिवाय इसके कि एक इंडिया गठबंधन। नहीं, पर जातियों में आप दोबारा से विभाजित कर रहे हैं समाज को, जातिगत जनगणना करके। कुल मिलाकर 18 जमा 15 33 साल तो लालू और नीतीश कुमार का ही राज रहा है। तब याद नहीं आई, अब याद आई जातिगत जनगणना कराने की और आरक्षण देने की। अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, केसी त्यागी साहब अनम्यूट कीजिए। आपका ऑडियो म्यूट हो गया, बटन से अनम्यूट कर दीजिए केसी त्यागी साहब। अच्छा ठीक है, हाँ अब हो गया। भारतीय जनता पार्टी और उसके वर्ग संगठनों से जुड़े हुए नेताओं के बयान, अभी हमारे नौजवान साथी कह रहे थे, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, वो अदालत में आरक्षण होना चाहिए उसके पक्ष में हैं, वो कोटा 50% की सीमा पार करना चाहिए उसके पक्ष में हैं, वो जुडिशरी में आरक्षण होना चाहिए उनके पक्ष में है। और ये यहाँ जो कह रहे हैं उसकी कोई जाति नहीं है। अगर पिछड़ी जातियों के कोटे ये सब जगह मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री की जो जाति व्यवस्था उससे डिसएग्री करो। और ये नहीं, 3 मंत्री हैं इस कैबिनेट में, अठावले, एक पारस, 2 और तीसरी पटेल अनुप्रिया अनुप्रिया। हाँ। इन्होंने कहते हैं कि आपने कल ही इंटरव्यू किया, वो कह रही हैं कि आरक्षण होना चाहिए, कैप बढ़ना चाहिए, जुडिशरी में भी होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए। तो जात के आधार पर होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर अंबेडकर ने जो व्यवस्था की SC ST की, वो जात के आधार पर नहीं की क्या? तो वो और इनकी कृपा नहीं है। एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं तो राजनीति इसी पर आ गई। मेरा पूछना यह है कि विकास के नाम पर एक समग्र भारतीय सोच को आगे बढ़ाकर चुनाव क्यों ना लड़े जाएं? हर कोई अपनी निट पिकिंग कर रहा है दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कर रहे हैं, दोनों तरफ से यही हो रहा है। और कहने को हम 21वीं सदी के भारत,
ऐसा है जिस नैरेटिव का आप जिक्र कर रहे हो ना, आप भी उन्हीं के ट्रैप में फंस रहे हो। जो देश के सबसे ज्यादा स्थापित जातिवादी नेता हैं, जो देश के सबसे ज्यादा स्थापित इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो हम लोगों को कहते हैं कि जातिवाद फैला रहे हैं, क्योंकि उनका जो जमावड़ा है सारी चीजों पर, वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, उसका जिक्र नहीं आना चाहिए। तो जो उसका जिक्र करे, जो उसको छेड़े, चरण सिंह जातिवादी, अंबेडकर जातिवादी, कर्पूरी ठाकुर जातिवादी, जगजीवन राम जातिवादी, नीतीश कुमार जातिवादी, और मैं इनके अगर नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये जाति व्यवस्था के जो पोषक हैं सबसे ज्यादा कास्टिस्ट ये, और समाज में अमृतकाल में गरीब जातियों को, गरीब समूहों को अगर ये जानना चाहते हैं कि हमारा एम्पावरमेंट सोशो इकोनॉमिक कितना हुआ है, ये जातिवादी। तो ये समाज जो है पिछले 4000 साल से जो लंबी गुलामी, इसका तो जिक्र अभी संघ प्रमुख ने किया, भागवत जी ने, कि इतनी लंबी गुलामी तो किसी कौम की नहीं हुई, और उसका कारण था कि हम जातियों में बटे हुए थे। अब वो कह रहे हैं जाति मत करो। तो मतलब हर कोई अपनी बात को ही सही मानता दिख रहा है। अमृत काल में हम तथाकथित अमृत काल में जी रहे हैं प्रदीप सिंह, पर फिर से समाज को बांटते हम पाए जा रहे हैं। मैं राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं। देखिए संदीप जी, जो मुझे नजर आ रहा है उसमें ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 से 19 के बीच में जातीय जो सामाजिक समीकरण थे उनको साथ लिया। अब वो जाति से आगे वर्ग की राजनीति के लिए अपनी नई पिच तैयार की। पहले उन्होंने लाभार्थी वर्ग बनाया, अब उन्होंने कहा गरीब को जाति कह के गरीबों का एक वर्ग बनाया, महिलाओं का वर्ग और युवाओं का वर्ग, किसानों का। ये वर्ग की राजनीति जिसमें सभी जातियां आ जाती, उसमें जाति के आधार पर उस तरह से विभाजन नहीं होता जिस तरह से जाति की राजनीति करने वाले, और उसमें बीजेपी भी शामिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी उसकी राजनीति नहीं करती रही, नहीं, बीजेपी के लिए तो पहले जातिगत राजनीति तो की, पर फिर सारी जातियों को हिंदू भी बना दिया। जो हिंदू जातियां हैं तो वो हिंदू बन कर रहे हैं, अब वो दोबारा जाति ना बने, उनकी रणनीति है। गलत तो नहीं कह रहा मैं। जाति की बजाय वर्ग की राजनीति करना चाहते हैं जिसमें जातीय अस्मिता का आग्रह ढीला पड़ जाए। अगर किसान की बात करते हैं तो उसमें किसी जाति की बात नहीं होगी। लाभार्थी वर्ग की बात करते हैं तो उसमें किसी एक जाति या दो जातियों या चार जातियों की बात नहीं होगी। महिलाओं की बात करते हैं तो उसमें किसी जाति की बात, पर हिंदू मुसलमान की जब बात करते हैं लेकिन हिंदू सम्मान की बात होगी। वो एक अम्ब्रेला, वही उसी जातीय अस्मिता को कमजोर करने के लिए हिंदुत्व की बात, राष्ट्रवाद की बात भारतीय जनता पार्टी और उसमें हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सूट करता है कि हिंदू का आप वर्गीकरण कर दो, जाति से आगे ऐसा है। ये काम कोई एक अकेली पार्टी नहीं कर सकती, दोनों तरफ से होगा तभी इसका लाभ या नुकसान होगा। ये खेल दोनों तरफ से चलता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करेगी और बाकी पार्टियां नहीं करेंगी और हिंदू मुसलमान हो जाए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं दोनों तरफ से हो रहा है। ये देश के लिए जब हम विकास की बात करते हैं तो हम बटे हुए नहीं, साथ में जुटे हुए, एकजुट हुए दिखने चाहिए। पर राजनीति के लिए एकजुट नहीं करने का कोई प्रयास हो रहा है क्या ये कड़वी हकीकत है प्रदीप सिंह? बिल्कुल, देखिए सब अपने अपना जो कोर वोट बैंक है उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके साथ नहीं है उसको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए अलग अलग तरह के नैरेटिव खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर जाति की राजनीति करेंगे तो हमारा नैरेटिव कमजोर पड़ेगा, इसलिए वर्ग की बात करो, जिसको जो सूट कर रहा है वो बात कर रहा है। पर इतिहास का सबक नहीं सीखा है हमारी राजनीतिक जमात ने। अब देखिए, राजनीतिक जमात को तो इतिहास का सबक सीखने की जरूरत वो महसूस ही नहीं करते। वो इन सब चक्करों में नहीं है। क्योंकि चुनाव जीतना और सत्ता में आना ये एक अलग तरह का एक अनुशासन है जिसके ऊपर इन सब नेताओं और पार्टियों ने महारत हासिल कर रखी है, और इनके बुद्धिजीवियों और रणनीतिकारों ने भी महारत हासिल कर रखी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो कैचमेंट एरिया है, यानी उसका जो प्रभाव क्षेत्र है, उसमें उसके पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली एक वोटिंग ब्लॉक है। पिछले 10 साल का अनुभव बताता है कि इस वोटिंग ब्लॉक को भेद पाना, इसमें पैठ बना पाना काफी मुश्किल काम है। विपक्ष के सामने प्रमुख चुनौती यह है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। इसमें एक दिलचस्प आंकड़ा आपको देता हूं, हमने पहले भी शेयर किया है, पर
आधा आंकड़ा ही शेयर किया कि 1996 में पिछड़े वर्ग का 19% वोट बैंक बीजेपी के पास गया और 2019 आते आते ये 44% हो गया था। लेकिन अब जो ये नई जातियों की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हाँ। गरीबों की बात करें, 27 करोड़ गरीब हैं, तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट अगर हम माने, इसमें से 36% वोट बैंक बीजेपी के पास गया, 17% ही कांग्रेस के खाते में। जो युवा है 29 साल हम औसत आय मान रहे हैं, 18 से 29 वाली जो है उसमें से 41% बीजेपी के पास, 19% कांग्रेस के पास, और महिलाओं में 40% बीजेपी के पास, 20% कांग्रेस, किसानों में 35% बीजेपी के साथ, 17% कांग्रेस। देखिए, आपके आंकड़े एक बात साफ तौर पर बताते हैं कि जो सत्ता में है, लगातार सत्ता में है और जिसके सत्ता में बने रहने की संभावना है, उसके पास ये सुविधा होती है कि वो जब चाहे तब जातिवादी हो जाए, हाँ। और जब चाहे तब वर्गवादी हो जाए। तो ये नरेंद्र मोदी के पास सुविधा है, ये सुविधा इंदिरा गांधी के पास भी थी, ये सुविधा कांग्रेस पर के गाए पास भी बगाए विपक्ष भी तो यही काम कर रहा है, जातिगत जनगणना, और ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जातिगत जनगणना, नई एक चीज खड़ी हो गई। जातिगत जनगणना का जो नारा है उसके अंदर भी यही बात है जिसका आप इशारा कर रहे हैं। उसका एक पहलू तो ये है कि भाई जातियों का पता लगने से विकास की नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, हाँ, टारगेटिंग अच्छी होगी। हाँ, टारगेटिंग अच्छी होगी। और दूसरा पहलू इसका ये है कि इसके जरिए हम पिछड़े वोटों को अपनी ओर खींचेंगे, भाजपा के वोटों में से कुछ वोट हमारी ओर चले जाएंगे। दूसरा उसका ये है, तो सारा का सारा खेल जो है भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल वोटिंग ब्लॉक है उसको किस तरीके से भेदा जाए, और भाजपा की पूरी कोशिश है कि कैसे उसको रोका जाए। और इसमें ये नॉर्थ साउथ डिवाइड और कांग्रेस की इसमें खामोशी रही, एमके स्टालिन ने फिर झड़पा झिड़का, देखिए और ये माफी बात हुई, चूंकि भारतीय सनातन जनता पार्टी के धर्म, पास राज्य सरकार नहीं रह गई फिर है, गौमूत्र, फिर डीएनए, मतलब ये सिलसिला चल नहीं रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षिण में कोई राज्य सरकार नहीं है, इसलिए बड़े सरलीकृत ढंग से ये बात कही जा रही है, लेकिन बात सही नहीं है। भाजपा के पास कर्नाटक में 36% वोट है, 36%। आप तेलंगाना में देखिए, भाजपा ने अपनी सीटें भी बढ़ाई हैं और उनके एक प्रत्याशी ने एक साथ केसीआर और रेवंत रेड्डी दोनों को एक चुनाव में हराया है। तो तेलंगाना में भी भाजपा के पास संभावनाएं हैं। अच्छा, आप सब लोग कल्पना करते हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस का जैसा विस्तार था वैसी कोई पार्टी हो, वो होना मुश्किल है। वो आजादी के आंदोलन का असर था जिसकी वजह से कांग्रेस दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा है। उस कैचमेंट एरिया को वहीं पे अगर भाजपा को आपको परास्त करना है तो उत्तर प्रदेश में परास्त करना होगा, भाजपा को परास्त करना है तो गुजरात में परास्त करना होगा, भाजपा को परास्त करना है तो उन राज्यों में परास्त करना होगा जिनमें कांग्रेस परास्त नहीं कर पाई। अपना नफा दिख रहा है, अपना नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, उसमें समाज को बांटने की भी कोशिश है। वो वर्ग कह दीजिए, जाति कह दीजिए कि ये हमारी तरफ आ जाएगा। क्या इसी राजनीति की बिना पर, दम पर हम विश्व गुरु बनेंगे? क्या यही अमृतकाल है? कभी कभी हमें इस बारे में भी सोचना होगा। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है क्या फिर से इस देश में? कड़वी हकीकत, कड़वा सबक हमने क्या नहीं सीखा है? राजीव तिवारी हैं, लखनऊ वासी हैं, कहते हैं वैमनस्यता फैलाओ, सत्ता कब्जाओ, राजनीति में सफलता का अस्त्र है। यही गोरों की भी सफलता का अस्त्र था। और करण सिंह दिल्ली वासी हैं, कहते हैं जातीय जनगणना भी तो फूट डालो शासन करो वाली नीति ही है। हम इस हमाम की बात कर रहे हैं और यहाँ पर दरअसल सभी आप जानते हैं क्या है, पर इससे देश का भला होगा या सिर्फ सियासी नफा नुकसान ही आंका जा रहा है। आज इतना ही, नमस्कार।